आदतें होती क्या हैं? ये बनती कैसे हैं? हम किसी चीज को अपनी आदत कैसे बना सकते हैं? क्या आदत को बदला या तोड़ा जा सकता है? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आता होगा। आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आज जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूं वह वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शनल बिजनेस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, जिसे लिखा है स्टीफन आर कोवी ने। जैसे कि मैंने कहा, आदतें होती क्या हैं? फिलोसोफर्स का मानना है कि आदतें बार बार दोहराए जाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। कई दार्शनिकों का मानना है कि आदतें रस्सी की तरह होती हैं। हम इनका एक एक सिरा रोज बुनते हैं और बाद में यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्टीफन आर कोवी का मानना है कि आदतें तोड़ी जा सकती हैं और इन्हें बदला भी जा सकता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किसी चीज को अपनी आदत कैसे बना सकते हैं। इसे जाने बगैर हम 7 आदतों को नहीं अपना पाएंगे। दोस्तों, आदतें बनती हैं ज्ञान, योग्यता और इच्छा से। मान लो मुझे एक दिन यह ज्ञान हो जाए कि दुनिया भर के हालात के बारे में जानने के लिए मुझे रोज अंग्रेजी का एक अखबार पढ़ना चाहिए, परंतु हो सकता है कि मुझ में इसकी योग्यता ना हो, यानी मुझ में अंग्रेजी का ज्ञान ही ना हो या फिर मुझ में इच्छा ही ना हो। तो इस कंडीशन में यह मेरी आदत नहीं बन पाएगी। इसको अपनी आदत बनाने के लिए मुझे इन तीनों आयामों में काम करने की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं पहली आदत की, जो कि है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने। इसके बारे में हम एक कहानी से समझते हैं। एक दिन गर्मियों के सीजन में एक ग्रास होपर आराम से धूप सेकता हुआ गाना गा रहा था। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ती है। वह देखता है कि चींटी अनाज के एक दाने को धकेल कर लेके जा रही है। तभी वह चींटी से कहता है, हे चींटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो साथ में मिलकर गाना गाते हैं। लेकिन चींटी बोलती है, मैं अपने लिए सर्दियों के टाइम के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। तभी ग्रास ऊपर चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या पागल चींटी है, अभी से सर्दियों का काम? मैं यह काम तब करूंगा जब सर्दियां आ जाएंगी। और वह फिर से धूप में पैर रखकर गाना गाने लगता है। कुछ ही समय बाद सर्दियां आ जाती हैं। ग्रास ऊपर ठंड से कांपने लगता है। घर में खाने का कोई नामो निशान नहीं है। अब वह बड़ी मुश्किल से चींटी के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने खाने में से थोड़ा खाना दे दो। लेकिन चींटी उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि जब वह काम कर रही थी तब ग्रास ऊपर ने उसे पागल कहा था। ग्रास ऊपर भूख से तड़प तड़प कर मरे। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि जिस काम के लिए हम जिम्मेदार हैं उसके लिए पहले से तैयार रहें। जैसे कि चींटी के केस में है, ग्रास हॉपर का नेचर रिएक्टिव है। वह तब काम करने के बारे में सोचता है जब वह काम उसके लिए मजबूरी बन जाता है। रिएक्टिव इंसान हमेशा प्रोएक्टिव इंसान से कम प्रोडक्टिव होता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि प्रोएक्टिव होने का क्या मतलब है। आइए अब हम दूसरी आदत की बात करते हैं, जो कि है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। मान लो आप एक घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप सीधा ईंट पत्थर रखकर मकान बनाना शुरू कर दोगे? जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में बदलाव करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर बदलाव किया भी जाए तो यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए आप पहले किसी आर्किटेक्ट को बुलवाते हो और उससे मकान का एक नक्शा तैयार करवाते हो, और आप तब तक उस नक्शे में चेंज करते रहते हो जब तक कि आपको फाइनल नक्शा ना मिल जाए, और एक बार फाइनल नक्शा मिल जाने पर ही आप मकान शुरू करते हो। दोस्तों, इसी तरह कोवी का मानना है कि चीजें 2 बार बनती हैं। एक बार तो ब्लूप्रिंट, जैसे कि नक्शे के बारे में बताया गया है, और दूसरी बार फिजिकली, उसको जो कि हम बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमें अपने लक्ष्य को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, जो कि है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहली चीजें पहले रखें। दरअसल यह तीसरी आदत टाइम मैनेजमेंट से संबंधित है। आप एक बार आंख बंद करके सोचो कि वह कौन सा काम है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, परंतु अगर आप उसे करो तो वह आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दरअसल तीसरी आदत को अपनाने के लिए आपके पास पहले बताई गई 2 आदतों का होना बहुत जरूरी है, यानी प्रोएक्टिव होना और अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। बिना इन 2 आदतों के तीसरी आदत नहीं बन पाएगी। दोस्तों, पहली पीढ़ी में काम को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए चेकलिस्ट हुआ करती थी। फिर दूसरी पीढ़ी आई जिसमें अपॉइंटमेंट बुक्स और कैलेंडर्स का चलन बढ़ा,
और अब वर्तमान टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें लोग अपने लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों और बड़े लक्ष्यों में डिवाइड करते हैं और उन्हें अचीव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान टाइम मैनेजमेंट में देखा गया है कि लोग काम में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए समय ही नहीं मिल पाता, और इस वजह से वह फिर से पहली और दूसरी जनरेशन वाले सिस्टम में मूव कर जाते हैं। लेकिन एक चौथी पीढ़ी भी विकसित हो रही है, जो अपने लक्ष्यों के साथ साथ अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अपने टाइम मैनेजमेंट में शामिल कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिखाई गई है, ये चौथी पीढ़ी के टाइम मैनेजमेंट को दर्शाती है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। चौथी पीढ़ी के टाइम मैनेजमेंट को देखा जाए तो लोग दो तरह से अपने काम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि आवश्यक काम और महत्वपूर्ण काम। कोरवी का मानना है कि 90% लोगों की एक्टिविटी पहले वाले बॉक्स के अनुसार ही होती है, जिन्हें वे समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में तनाव, थका हुआ महसूस करना, हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे रहना और हमेशा छोटे छोटे कामों में उलझे रहना जैसी समस्याएं आती हैं। और बाकी 10% लोगों की एक्टिविटी थर्ड और फोर्थ बॉक्स के अनुसार होती है। थर्ड बॉक्स के अनुसार काम करने वाले लोग हमेशा महत्वपूर्ण काम को भी पूरा समय नहीं दे पाते हैं, हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे होते हैं, उनकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है, यानी उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करता, हमेशा सताए हुए फील करते हैं और उनके रिश्ते भी खोखले और टूटे होते हैं। तीसरे और चौथे बॉक्स के अनुसार एक्टिविटी करने वाले लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, नौकरी जाने का खतरा उनके ऊपर हमेशा बना होता है और वह हमेशा दूसरों पर निर्भर होते हैं। जबकि दूसरे बॉक्स में बताई गई एक्टिविटी करने वाले लोग प्रोएक्टिव होते हैं और अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दूरदर्शिता बनी रहती है, अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाते हैं, हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं और उनका खुद पर कंट्रोल होता है। और बहुत कम देखा गया है कि वो किसी क्राइसिस में फंसे हों। चौथे जनरेशन के टाइम मैनेजमेंट को देखा जाए तो हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, और उस हिसाब से हम अपने व्यक्तिगत टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहली चीजें पहले रखे वाली आदत की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले बताई गई इन 3 आदतों को अपनाने से आप जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस को अपनाने के लिए अगली 3 आदतों के बारे में। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी जीत की सोचें। दरअसल परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंट बनने के लिए ये चौथी आदत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग 5 तरीकों से सोचते हैं। पहला है विन लूज, यानी मैं जीतता हूं तो आप हारते हैं। जीत हार एक तानाशाही लीडरशिप क्वालिटी है। ज्यादातर लोग इसी जीत हार सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। दरअसल इसकी प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से ही हो जाती है। जब किसी बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस ना करने पर किसी दूसरे से तुलना की जाती है। हमारा ज्यादातर जीवन आत्मनिर्भर नहीं बल्कि परस्पर निर्भरता पर निर्भर होता है। अधिकांश परिणाम आपके और दूसरों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करते हैं और जीत हार मानसिकता सहयोग की विरोधी है। दूसरी सोच है हार जीत। ये कुछ इस तरह की मानसिकता होती है, चलो आप ही जीत जाओ, मैं ही हार जाता हूँ, आप मेरे साथ मन चाहा सलूक करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दरअसल ये मानसिकता तो जीत हार वाली मानसिकता से भी ज्यादा बुरी है। इसमें व्यक्ति पहले से ही हार मान चुका होता है और अपनी कमजोरियों का दोष परिस्थितियों, समाज और दूसरे लोगों पर देता है। जीत हार वाली मानसिकता के लोगों को हार जीत वाली मानसिकता के लोग बहुत पसंद आते हैं। यह मानसिकता भी परस्पर निर्भरता की विरोधी है और इसमें मजबूरी के तहत सहयोग होता है जो कभी भी टूट सकता है। दोस्तों, तीसरी मानसिकता है लूज लूज, यानी हार हार। जब दो जिद्दी लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब यह कंडीशन बनती है। इस कंडीशन में दोनों लोग हारेंगे। ऐसे लोग दूसरों की हार में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें खुद ही क्यों ना हारना पड़े। कोरवी इससे संबंधित एक कहानी बताते हैं। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी देता है। जज ये फैसला करते हैं कि पति और पत्नी का तलाक मंजूर किया जाता है और पति अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को एल्यूमिनी के तौर पर देगा। कुछ दिनों बाद पति अपनी एक $10,000 की कार को $50 में बेच देता है और $25 अपनी पत्नी को दे देता है।
जब पत्नी कोर्ट में इस बात की शिकायत करती है तो पता चलता है कि पति ऐसे ही अपनी दूसरी संपत्तियों को भी औने पौने दाम में बेच रहा है। दोस्तों, यह वह मानसिकता है जो हार हार वाली होती है। अब बात करते हैं चौथी मानसिकता की, जो कि है ओनली विन, यानी केवल जीत। इस तरह की मानसिकता के लोगों को सिर्फ जीत से मतलब होता है। दूसरे हारे या जीते उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की मानसिकता परस्पर सहयोग के खिलाफ है। इस मानसिकता में आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग का अभाव होता है। अब बात करते हैं पांचवी आदत, यानी जीत जीत की। सही मायनों में देखा जाए तो यही मानसिकता परस्पर सहयोग और निर्भरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप भी जीतते हैं और सामने वाला भी। इस मानसिकता के लोगों में भरोसा हमेशा बना रहता है। ये एक इस तरह का विचार होता है कि जिसमें दोनों पक्षों के लिए संभावना बनी रहती है, और आपसी रिश्ते हों या बिजनेस से संबंधित रिश्ते, वे हमेशा लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। अब बात करते हैं पांचवी आदत की, जो कि है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। मान लो आपको आंखों में कोई परेशानी हो रही है। आप मदद के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो। थोड़ी देर तक तकलीफ सुनने के बाद वह अपना चश्मा उतारकर आपके हाथ में थमा देता है और कहता है कि मैं इसे 10 साल से यूज कर रहा हूँ, आप भी इसे लगाकर देखो, आपको फायदा जरूर होगा। मेरे पास एक और चश्मा है और आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। आप चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। आप गुस्से में आकर कहते हैं कि यह तो भयानक है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वह पूछता है कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ है, थोड़ी कोशिश और करो। आप जोर देकर कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं पर मुझे हर चीज धुंधली नजर आ रही है। डॉक्टर कहता है कि आपको क्या हो गया है, थोड़ी सकारात्मक तरीके से सोचें। आप कहते हैं ठीक है, सकारात्मक तरीके से सोचा जाए तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वह आपको झिड़क देता है कि आप बड़े एहसान फरामोज हो, मैंने आपको अपना चश्मा तक दे दिया और आप हो कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। दोस्तों, अगली बार कितनी संभावना है कि आंखों की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे? जाहिर सी बात है, आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे जो कि आपकी परेशानी को ठीक से समझे बिना ही समाधान आपके ऊपर थोपने लगता है। ज्यादातर सेल्स में ऐसा ही देखा जाता है। अच्छे सेल्समैन दूसरों की जरूरतों को पहले समझते हैं और फिर उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि नौसिखिए सेल्समैन अपना प्रोडक्ट किसी भी तरह ग्राहक पर थोपने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा वकील पहले विरोधी वकील का केस लिखता है, फिर अपना केस तैयार करता है। परस्पर निर्भरता के लिए ये पांचवी आदत बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं छठवीं आदत की, जो कि है सिनर्जाइज, यानी आपसी तालमेल का प्रयोग करें। मान लो आप एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। तभी आपको पता चलता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के पास आया है। उसे आपको 30 दिनों के भीतर पूरा करना है। अब आप एक टीम तैयार करते हैं जो उस प्रोजेक्ट से संबंधित अलग अलग मामले को देखेगी। सभी लोग अपना काम एकजुट होकर करते हैं और आप तय समय से पहले ही अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेज देते हैं, जिससे आपकी कंपनी के प्रति क्लाइंट की सकारात्मक सोच बनती है और अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाहिर सी बात है वो आपकी कंपनी को ही प्रीफरेंस देगा। इससे आपकी और आपकी टीम की रेपुटेशन कंपनी में बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिनर्जी की। जैसे कि मैंने बताया, एक कंपनी में सब लोग एक तरह से एकजुट होकर काम करते हैं और सब लोग अपना 100% देते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव सिनर्जी पैदा होती है और यह पॉजिटिव सिनर्जी उस ग्रुप के हर एक मेंबर को लाभ प्रदान करती है। अब बात करते हैं नेगेटिव सिनर्जी की। कोरवी बताते हैं कि एक बार पति और पत्नी आउटिंग के लिए किसी हिल स्टेशन में फिशिंग का प्लान बनाते हैं। तभी पत्नी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब पत्नी का मन करता है कि वह अपनी माँ को देखने अपने घर जाए, जो कि उनके घर से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पति पत्नी को कहता है कि देखो, हम हिल स्टेशन जाने के कब से प्लान कर रहे हैं, बच्चे भी कितने खुश हैं। बच्चे तुम्हारी मम्मी के घर बोर हो जाएंगे, हम तुम्हारी मम्मी को देखने के लिए क्रिसमस में चले जाएंगे। पर वह कहती है, क्रिसमस तो अभी 8 महीने बाद है, पता नहीं तब तक मेरी माँ बचेगी भी है नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हमें नेगेटिव सिनर्जी का एहसास होता है। अगर पति की बात को मानकर पत्नी पति के साथ हिल स्टेशन चली जाती है तो वह अधूरे मन से जाएगी और उसका ध्यान एंजॉय करने में कम और अपनी माँ की तबीयत पर ज़्यादा होगा। अपनी माँ की थोड़ी थोड़ी खबर मिलने पर वह बहुत अधिक रिएक्ट करेगी और अगर इस बीच उसकी माँ को कुछ हो जाता है तो वह कभी अपने पति को माफ नहीं करेगी। और अगर
पति पत्नी के दबाव में आकर उसकी माँ के पास चला जाता है तो पत्नी को खराब लगेगा कि उसके कारण उसके पति और बच्चे अपना हॉलीडेज बर्बाद कर रहे हैं। पर अगर दोनों ने परस्पर निर्भरता की चौथी आदत जीत जीत का प्रयोग करते हैं तो वह एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। पति अपनी पत्नी को कह सकता है कि ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं, वहीं पर हम कोई फिशिंग की जगह ढूंढ लेंगे। यह उतना मजेदार तो नहीं होगा पर तुम अपनी मम्मी को देख पाओगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, सिनर्जी का प्रयोग करने से हार की गुंजाइश बहुत कम होती है और इसमें नुकसान किसी अकेले इंसान का नहीं होता। इसमें सभी लोग एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठा प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब 7वीं आदत की बात करते हैं, जो कि है शार्पन द सॉ, यानी आरी की धार तेज करें। एक बार एक किसान जंगल में आरी से पेड़ काट रहा था। यह देखकर दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? किसान ने कहा कि दिख नहीं रहा है, मैं आरी से पेड़ काट रहा हूँ। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप कब से इस काम को कर रहे हैं? किसान झुंझलाकर बोलता है, मैं सुबह से इस काम को कर रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। इस पर उस आदमी ने किसान को कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप थोड़ा आराम कर लें और इस बीच अपनी आरी को तेज कर लें। इससे आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और आरी की धार तेज होने के बाद आप ज़्यादा जल्दी तरीके से पेड़ काट पाओगे। इस पर किसान बोला, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, और वापस पेड़ काटने में व्यस्त हो गया। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी ऐसे ही होते हैं। हम अपना काम निरंतर एक तरीके से करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने वर्क प्लेस में हमेशा थके हुए और काम के बोझ तले दबे हुए होते हैं। दरअसल आरी की धार तेज करने का मतलब है कि हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह किसी भी कंपनी या वर्क प्लेस में बहुत एफिशिएंट बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह 7 आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी प्रभावशाली व्यक्तियों की फहरिस्त में आ सकते हैं। एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है मोहित और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।